आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को 300 से भी ज्यादा सालों तक एक नया रूप दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसमें सत्ता, महत्वाकांक्षा और कुछ हैरान कर देने वाले आविष्कारों की अनोखी कहानियां हैं। तो चलिए दिल्ली सल्तनत की इस दिलचस्प दुनिया को और करीब से जानते हैं। 320 साल। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पीढ़ियों, लड़ाइयों और बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलावों का एक पूरा युग है। अब इस लंबे सफर में दिल्ली पर किसी एक ने नहीं, बल्कि एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। कहानी गुलाम वंश से शुरू होती है और लोदी वंश पर जाकर खत्म होती है, और हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। यही हमारे आज के विश्लेषण का एक तरह से रोड मैप है। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले राजवंश से, जिसे हम गुलाम वंश या मामलूक वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी नींव एक ऐसे शासक ने रखी थी जो कभी खुद एक गुलाम था, और उसी ने इस विशाल साम्राज्य की बुनियाद तैयार की। इस वंश में दो बिल्कुल अलग तरह के शासक देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने सल्तनत की नींव रखी, लेकिन पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी अचानक मौत हो गई। और फिर कई साल बाद आए गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने लोहे जैसी सख्ती से सत्ता को मजबूत किया। वो ये मानते थे कि वो धरती पर ईश्वर की छाया हैं। और जब भी ऐबक की बात होती है तो कुतुब मीनार का जिक्र तो बनता ही है। पूरे 73 मीटर ऊंची ये मीनार आज भी दिल्ली की शान है। हाँ, इसका काम ऐबक ने शुरू जरूर करवाया था, लेकिन इसे पूरा उनके दामाद और अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने किया। वैसे इल्तुतमिश ने सिर्फ इमारतें ही नहीं बनवाईं, बल्कि सल्तनत के लिए एक बहुत जरूरी काम किया। उसकी मुद्रा प्रणाली को एक शक्ल दी। उन्होंने 2 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे व्यापार में काफी स्थिरता आई। लेकिन इसी वंश में एक ऐसी शासक भी हुई जो इतिहास में बिल्कुल अनोखी हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली इकलौती महिला कौन थी? जी हाँ, वो थी रज़िया सुल्तान। उनका शासनकाल भले ही छोटा, सिर्फ 4 साल का रहा, लेकिन इतिहास में ये हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रज़िया को उनके पिता इल्तुतमिश ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन उस वक्त के तुर्की अमीरों को एक महिला का हुक्म मानना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें उसी दल चालीसा यानी 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदारों के गुट ने धोखा दिया, जिसे उनके पिता ने ही अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। आखिरकार उन्हें बठिंडा के किले में कैद कर दिया गया, और जब उन्होंने अपना सिंहासन वापस पाने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी गई। रज़िया की मौत के बाद सल्तनत में एक अस्थिरता को माहौल बन गया। इसी माहौल को काबू में करने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने एक बेहद कठोर नीति अपनाई, जिसे लौ और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सीधा था, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सख्ती। और ये क्रूरता आती कहाँ से थी? बलबन के इस यकीन से कि वो जिल-ए-इलाही है, यानी ईश्वर की परछाई। उसने दरबार में सिजदा और पाइबोज जैसी प्रथाएं शुरू की, जहां दरबारियों को झुककर सलाम करना और सुल्तान के पैर चूमने पड़ते थे। ये सब इसलिए ताकि उसकी सत्ता को कोई चुनौती देने की हिम्मत भी ना कर सके। गुलाम वंश के बाद सल्तनत का दौर और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और दिलचस्प हो जाता है। अब आते हैं खिलजी और तुगलक, जिनका दौर, विस्तार और कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैसलों का था जिन्हें आज भी याद किया जाता है। अगले बड़े और ताकतवर शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने बाजार सुधारों और सैन्य ताकत के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक कमाल का सेनापति था, मलिक काफूर। कहा जाता है कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते थे, और दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय उसी को जाता है। और फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा लेकिन शायद सबसे असफल सुल्तान भी कहा जाता है। उनके आइडियाज बड़े बड़े थे, लेकिन वो सब बुरी तरह से फेल हो गए। तुगलक ने एक के बाद एक 5 बड़े फैसले लिए, और कमाल की बात यह है कि सब के सब उल्टे पड़ गए। उसने दोआब में टैक्स बढ़ाया तो उसी साल वहां अकाल पड़ गया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की सोची, जो एक थका देने वाला और पूरी तरह से नाकाम प्लान था।
फिर उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई जो जाली सिक्कों से भर गई। यहाँ तक कि खुरासान और कराचिल में चढ़ाई की जो योजनाएं थीं वो भी खजाने पर बहुत भारी पड़ी। मतलब उसकी हर योजना एक आपदा साबित हुई। उसकी सबसे मशहूर नाकामी थी सांकेतिक मुद्रा। हुआ ये कि चांदी की कमी थी तो उसने पीतल के सिक्के चलाए जिनकी वैल्यू चांदी के बराबर रखी। लेकिन लोगों ने अपने घरों के बर्तन पिघलाकर इतने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए कि पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। तुगलक वंश के बाद सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। आखिरी दो राजवंश सैयद और लोदी के दौर में सल्तनत का पतन साफ दिखने लगा और एक नए बहुत बड़े साम्राज्य के लिए रास्ता तैयार होने लगा। लोदी वंश का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान था 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना। जी हाँ, वही आगरा जो बाद में मुगल साम्राज्य की शान बना। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1526। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर अपनी तोपों के दम पर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत का 320 साल का लंबा सफर खत्म हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सल्तनत खत्म हुई, लेकिन उसकी विरासत, उसका प्रभाव आज भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि इस दौर ने हमें आखिर दिया क्या। सल्तनत के दौर ने हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिया, जिसके शानदार नमूने आज भी खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन के नए तरीके शुरू किए, हमें नौरोज जैसे त्योहारों से मिलवाया और सबसे बढ़कर एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अंत में ये सवाल उठता है कि दिल्ली सल्तनत के इन 320 सालों ने आखिर वो जमीन कैसे तैयार की जिस पर आगे चलकर इतना बड़ा और शानदार मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के एक अध्याय को दूसरे से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचेगा।